अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। तीन बड़े अहम इशूज़, एक तो चीज़ें तब्दील हो रही हैं और मैं वाकई उसका मकसद समझने की ज़रूरत है। तीन बड़े अहम इशू हैं। एक तो जो नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है आते ही वास्ते ज़मानत हो जाएगी और लैंड करेगा रेड कॉर्नर बिछेगा, उस पर ज़रा हक़ाइक़ बता दूँगा। और बड़ा मुश्किल है, अगर कोई इस तरह का रिलीफ देंगे तो वो फिर ना सिर्फ कानून के ख़िलाफ़ होगा बल्कि आला अदालतों की खिलाफ वर्जी भी होगा। दूसरा जो मामला है साइफर के केस का, जो हकीकत अब पाकिस्तान सामने आ रही है, उसके बाद वो उस केस का स्टेटस क्या बनेगा और होगा क्या। और तीसरा बड़ा अहम मामला है फ़लस्तीन वाले मामले में, हम देख रहे हैं और हम खड़े क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरह पकड़ दकड़ हुई है बड़ा एक सवालिया निशान है। लोग सवाल करते हैं और उस बात का मेरे पास तो जवाब नहीं है कि फ़लस्तीन के मामले पे हम बड़ी क्लैरिटी है हमारी, बाबाए कौम ले लें और अगर हम अपना जो दीन का कॉन्सेप्ट है उसको सामने रखें तो हमें तो बड़ी क्लैरिटी का कोई दो राय है नहीं है। इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर अगर इसराइल किसी मुल्क से अगर डरता है तो उसका नाम मुमलकत पाकिस्तान है। और बहुत सी बातें आ रही हैं, मैं उन कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि क्या कुछ हुआ, इसराइल के साथ क्या को डील हो रही है, क्या उसे मानना है या नहीं मानना है, या ये लोग हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ऑपरेशन रजीम चेंज का सबसे बड़ा सबूत जो अब है वो अब आपके सामने आ चुका है। इस वक्त मुमलकत पाकिस्तान में कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। और इमरान खान जो बात करता था, जो धड़ल्ले से बात करता था, उसका सबूत आप लोगों के पास बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुका है। अगर आज मैं मिसाल के तौर पर चले हाइपोथेटिकल ना लें यार, इमरान खान ने वक्त से पहले अगर असम्बलियां तहलील की तो उसका मतलब था वक्त से पहले इलेक्शन हो जाते और आज कोई ना कोई एक आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत यहाँ होती जो सामने बैठकर स्टेटमेंट देती और पूरी दुनिया, पूरी अपना उम्मत मुस्लिमा में एक आवाज़ बन के उभरती। अब मैं जो कि कंस्पिरेसी आप चले कह दें या मुझे कुछ हक़ाइक़ का अंदाज़ा है, मैं ऑपरेशन रजीम चेंज को मैं खाली आइसोलेशन में नहीं मैं देखता। तो ये बात जहन में रख लीजिएगा। दिस इज़ वन ऑफ द। अच्छा, इसे थोड़ा सा चले आगे चलते हैं। असम्बलियाँ वक्त पर तहलील होती 11 अगस्त, तो आपने 60 दिन लगाए ना, अगस्त या सितंबर और अक्टूबर। 11 अक्टूबर से पहले 10 अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराने थे 60 दिनों के अंदर। 3 दिन पहले असम्बलियां तहलील की वो कर नहीं सकते थे ना। और उसमें देखिए मैं आईनी और कानूनी तौर पर समझना है। मैंने पहले भी बताया था कि इमरान खान ने असम्बलियां सोच समझ के तहलील की थी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने चीज़ें सामने वजाहत के साथ आ रही हैं। एक तो मैंने आपके सामने लॉजिक ये रख दी है, दूसरी लॉजिक ये है कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे, ये उसी असेंबली को जो अब इनकी कठपुतली असेंबली थी उसको चलाना चाहते थे। और वक्त से पहले असेंबलियाँ तहलील करने का मकसद भी ये था, जब वक्त से पहले आप असेंबली तहलील कर देंगे तो हाउस इनकम्प्लीट हो गया। और इलेक्शन अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के होते तो इस वक्त सारे ही इलेक्शन हो चुके होने थे। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपके नेशनल असेंबली और सूबाई असम्बलियों के वोट से सेनेट मुंतखब होनी है। सेनेट 3 साल जो है, सेनेट की मुद्दत 6 साल है। हर 3 साल बाद आधे मेंबर आते हैं, हर 3 साल बाद, और जो नए मेंबर अब आने हैं वो मार्च आने वाला है। मार्च से पहले आपको कौमी असम्बली और सूबाई, वरना सेनेट आपकी आधी रह जाएगी। फिर सदर पाकिस्तान का जो टेन्योर है जब खत्म हो जाएगा तो उसको वोट भी जो आपकी नेशनल असेंबली और सूबाई असम्बलियों ने करना है। दूसरी वजह यह थी कि अगर असेंबली टाइम पर तहलील होती तो आप आज इलेक्शन हो जाता, आज इलेक्शन होता तो इस वक्त हम नई हुकूमत वजूद में आ चुकी होती। नई हुकूमत अगर यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट होती तो अपना इसराइल का और बाकी लोगों का बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकती। इस वक्त एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो जाती मुलाजम कह दें, जो शक्ल है आपके सामने और उसी का जो कुछ हो रहा है। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, लेकिन जो आप सारा कुछ देख रहे हैं आप, बस मैं उनमें बातों नहीं करूँगा, जो अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग हो रही है, जो लूटमार हो गई है, जो करप्शन के बाजार इसने निगरान हुकूमत ने गर्म रखे हैं, किसी एक वक्त पे आएगा। बातें तो बड़ी हो रही है, जरा बताए ना कौम को कि निगरान हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगी। इसीलिए बड़ा अहम ये मामला है। और मैं इसी के साथ जोड़ा करता हूँ कि मिसाक़ पाकिस्तान में अगर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, खुदा रहा इस मुल्क में इलेक्शन ले लें, जो भी मेरिट पे आता है, डर और खौफ आपको अपनी जगह है,
अगर डर और खौफ है तो फिर ये तो कोई बात नहीं ना हुई है। अगर एक आदमी वोट की ताकत से आ रहा है तो आप रोक नहीं सकते ना। मिसाक जमहूरियत को अगर उठाकर देखें तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हो क्या रहा है, हालात किस सिमत में जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है जाग जाएं, ये ना हो बहुत देर हो जाए और फिर वही हाल होना है जब पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक का हो रहा है। एक पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर खड़ा, अगर होश के नाखून ना लिए तो हालात कुछ इतने अच्छे नहीं है। अब चलते हैं साइफर के केस की तरफ और आखिर में मैं नवाज शरीफ जो मुल्क में आना है, पाकिस्तानी केस ला कानूनी पोजीशन क्या है मैं पहले आपको बताता रहा हूं, लेकिन आज मैं एक केस आपके सामने रखूंगा जो ताज़ा तरीन केस है। और जैसे सरदार तारक मसूद जो चाहे परवेज लाई के केस में बात करते थे और जस्टिस काजी फैसल के बहुत करीब, उस ग्रुप के बहुत करीब जाने जाते हैं, उनके हवाले से साइफर के केस को अगर आप बज़ाहिर देखें, कल जो है मंडे वाले दिन समाअत होनी है और उसमें मैंने तजवीज़ दे दी है, मैंने पूरा नोट बना के भेज दिया है और मैंने 265D का एक कॉन्सेप्ट नया, जरा ये है कि फौजदारी वकील इसको समझ, आम आदमी नहीं समझता लेकिन फौजदारी वकील समझता है। जब आप ट्रायल की कोर्ट में चालान जमा कराते हैं ना, तो आपके खिलाफ जो केस है नकलें तकसीम की जाती है। जब नकलें तकसीम कर दी जाए उसके बाद फर्द जुर्म आयद होती है। अब फर्द जुर्म आप रिकॉर्ड को सामने रखेगा नहीं, और 265D यही है कि अगर रिकॉर्ड के मुताबिक केस नहीं बनता तो अदालत फर्द जुर्म आयद नहीं करती और केस खत्म हो जाता है। तो 265D की बाकायदा एप्लीकेशन उम्मीद है मुकम्मल हो जाएगी और मंडे को फाइल हो, पहले उसमें बहस होगी। या फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकता तब तक 265D की एप्लीकेशन का फैसला नहीं हो जाता। 265D और 265D की एप्लीकेशन में 6 आर्गूमेंट बड़े अहम है। सबसे पहला जो आर्गूमेंट है वो दायरा इख्तियार है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे मैंने पहले बताया, इंडिपेंडेंटली नहीं लगा, आर्मी एक्ट या एस्पाइनेज जासूसी के हवाले से वो इकट्ठे लग के एक मंबा बन के केस लगता था, वैसे नहीं आता था। जो कि अभी इंडिपेंडेंटली लगा तो इसलिए बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं, यही बात ना खत्म कीजिएगा, आगे जरा समझिएगा इस बात को। फिर क्या है सेक्शन 5 और 9 साइफर का कॉन्सेप्ट, डॉक्यूमेंट का जासूसी क्या होती थी, वो नक्शे ले जाए बाकी चीजें ले जाए, ये साइफर के हवाले से पहला एक कॉन्सेप्ट। और ये कमाल ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है कि मुल्क में ये हाल होना है और उस बुनियाद पर आपके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पर्चा चल जाए, मुकदमा चल जाए। फिर इसमें मुद्दई कौन है, फिर अदालत कौन है, फिर माजी से इतलाक होगा जो तरामीम की है सेक्शन 5 और 9 के अंदर, वो भी बड़ा वजाहत के साथ मौजूद है कि आप इसको माजी से इतलाक कर नहीं सकते। और जितने डॉक्यूमेंट, और बड़ी मजेदार बात है, यानी हालत इस वक्त यह है इमरान खान के खिलाफ केसेस का शाते मिलनी नहीं, वादा माफगुआ बन रहा है। वादा माफगुआ कौन बन रहे हैं, जो पहले अगवा होता है अब बरामद आता है और आगे कहता है कि जनाब मैंने गवाही देनी है, ऐसे गवाह की हैसियत कोई नहीं है। और 164 के बयान में बता चुका हूं, वो भी है जब तक क्रॉस एग्जामिन ना हो, अदालत के सामने खड़े होकर बात ना हो सके। तो ये वो छोटी सी मुख्तसरन, मेरा तेजी से बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं कोई तीसरा इशू भी मैंने कवर करना है, मैं कोशिश करता हूँ प्रोग्राम ज़्यादा लंबा है। तो इस बुनियाद के ऊपर उम्मीद है 265D आएगी और ये केस ख़त्म हो जाएगा। बाहर कोई ऐसा केस नहीं मैं देखता। अब आखिर की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। नवाज शरीफ आकर आता है मुल्क में, रिसेंट ये मेरे सामने फैसला पड़ा है, राना मोहम्मद आसिफ हमारे बार काउंसिल के मेंबर थे। हुआ ये था कि कोर्ट में आए जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब की कोर्ट में, तो वहाँ टाई और इस पे सवाल, कोर्ट पे सवाल उठा, ज़रा आप थोड़ी सी तलखलामुई हुई और बात तौहीन अदालत में चलेगी, तौहीन अदालत में सजा दे दी। और सवाल ये पैदा होता है कि जब तक आप गिरफ्तारी नहीं देंगे सस्पेंशन 426 नहीं मानी जाएगी। ये बेसिक क्वेश्चन था। हाई कोर्ट ने सस्पेंड की, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 3 मेंबर बेंच, ये मेरे सामने ये 3 जस्टिस सरदार तारक मसूद ने ये फैसला लिखा है और राना मोहम्मद आसिफ है। ये फैसला मैं कोशिश करूंगा बैकग्राउंड पे चला जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, 2 जजमेंटें हैं जो बड़ा, एक अदनान का केस है, ठीक है जी, और उस केस को सामने यानी कहा क्या है जरा समझिएगा। नवाज शरीफ जो है सजा याफ्ता है, जब पर्चा हो जाए, पर्चा हो सकता है झूठा हो या कोई इंक्वायरी चल रही हो, तो आपको इख्तियार है, मुल्क से बाहर है तो आप हिफाजती जमानत ले सकते हैं। जब एक आदमी को सजा हो जाए, यानी मुलजिम और मुजरिम में यही फर्क समझिएगा। मुलजिम जो है ना, जब तक सजा नहीं होती, ये फेवरेट चाइल्ड है, तो और उसको अदालत फिर समझती है कि नहीं, इसको इंसाफ की राह में रुकावट नहीं होनी चाहिए, उसको जमानत दे देती है या हिफाजती जमानत दे देती है। जब एक मुजरिम हो, नवाज शरीफ एक मुजरिम है, नवाज शरीफ क्या है, एक मुजरिम है, सजा याफ्ता है, सजा भुगत रहा था, ड्रामा किया, फ्रॉड किया, फरेब किया, इस मुल्क से बाहर चला गया, 4 हफ्ते के लिए गया और बीमारी का बहाना बनाया गया, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। अब आना है मुल्क में तो रेड कॉर्पोरेट नहीं बढ़ेगा, आप जाएंगे अडियाला जेल में। अडियाला जेल में आपने देखे ना, आपने अपील फाइल की है, जब अपील फाइल की तो उसमें जमानत मिलती होती है सस्पेंशन पे,
आपकी तो अपील ही भाई अदम पैरवी खारिज हो चुकी हुई है। अदम अपील जब अदम पैरवी खारिज हो जाए तो फिर जमानत किस बात की है? अपील पे जो सस्पेंशन है, जैसे अब इमरान खान की अगर साइफर का अगर आपको तोशाखाना केस याद हो, तोशाखाना में साथ सस्पेंशन दरखास्त दी थी, सस्पेंशन पे अदालत ने सजा सस्पेंड की थी और इमरान खान फिर साइफर के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था उनको। तो यहाँ भी ये बारीक पॉइंट, ये बड़ा वाज़ेह तौर बड़ा बारीक पॉइंट है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। 426 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ये 3 में ये बैम जो जस्टिस सरदार तारक मसूद ने कहा है और बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि जब तक मुलजम जो है सरेंडर नहीं करेगा, जेल में नहीं जाएगा, उसकी जमानत सस्पेंशन ही नहीं हो। जमानत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लिखा हुआ है, सस्पेंशन तब होनी है। तो इसलिए नवाज शरीफ ने आएगा तो जेल जाना है। अगर इसके अलावा आपको फ़ायदा देते हैं, अगर हमारी अदालतें, मैं लफ्ज़ बेईमानी का कह रहा हूँ, अगर कोई इस तरह की बात करती हैं तो मैं उसे बेईमानी समझता हूँ। मैं समझता हूँ आइन से रूगर्दानी है, कानून से रूगर्दानी है। अगर कोई ऐसी चीज़ सामने हमारे सामने रही, हमें तो स्टूडेंट ऑफ लॉ है, हमने तो लेटेस्ट जजमेंट आपके सामने रख दिया, इसकी वायलेशन होगी, तौहीन होगी। तो इसलिए नवाज शरीफ को जेल ही में जाना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।